और अब खबरें विस्तार से। 10 मई से उत्तराखंड में शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। चार धामों के लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। आपको बता दें कि पिछले 11 दिन में 15,12,993 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया। अब तक गंगोत्री के लिए 2,77,901, यमुनोत्री के लिए 2,53,883, केदारनाथ के लिए 5,21,052 और बद्रीनाथ के लिए 4,36,688 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। हेमकुंड साहिब के लिए भी 23,669 यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। इस वर्ष चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इन दिनों प्रदेश में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चारधाम की यात्रा उत्तराखंड और पहाड़ों पर बसे लोगों के लिए आय का मुख्य स्रोत है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि हमने सारी सुविधाओं को सुनिश्चित किया है और सरकार की ओर से भी सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन से लेकर दवाइयां तक उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में 12 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और अप्रैल आते आते आप देख रहे हैं कि हमने सभी सुविधाएं जो वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, चाहे परिवहन है, पर्यटन है, स्वास्थ्य है, सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ में मिलकर सभी सुविधाओं को हमने सुनिश्चित कर लिया है। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से सभी तैयारियां दुरुस्त हैं। सभी श्रद्धालु आए और ज्यादा से ज्यादा दर्शन करके पुण्य लाभ लें। और हमें ये मालूम है कि पिछली बार जो आंकड़े थे वो 55 लाख से ज्यादा हम श्रद्धालु उत्तराखंड में आए थे और इस बार जो है वो 1.5 गुना ज्यादा श्रद्धालुओं का भी आने का जो है वो मुझे लगता है कि ऐसी हम लोग सोच रहे हैं। अगले महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में इस्तेमाल लिए जाने वाले घोड़े और खच्चरों के लिए पशुपालन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार पशुओं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ में 5,000, हेमकुंड साहिब में 1,200 और यमुनोत्री में 1,000 पशुओं के संचालन की व्यवस्था की जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि संख्या के लिए केदारनाथ में 7,600 स्वस्थ घोड़ों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें से 5,000 घोड़ों का उपयोग होगा और अन्य घोड़ों को अतिरिक्त आवश्यकता के तौर पर रखा जाएगा। यात्रा में जो घोड़े खच्चरों के जहां तक की स्थिति है, एनजीटी के रूल के अनुसार जो हमारा भार ऐसे यात्रा पर क्षमता के अनुसार केदारनाथ में 5,000 और आपका हेमकुंड साहिब में 1,200 और आपके यमुनोत्री में 1,000 पशुओं के संचालन की व्यवस्था की जाने के हमारे निर्देश हैं और इसी की कैपेसिटी में हम काम कर रहे हैं। इस संख्या के लिए हमारे पास अभी केदारनाथ में 7,626 स्वस्थ घोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर 5 सीटों पर जीत के बड़े दावे कर रही है। हालांकि प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि यह तो जनता खुद बता रही है, क्योंकि राज्य में पहले ही मतदान का प्रतिशत कम है। इस बार बीजेपी 5 सीटों पर खतरे में है और जनता ने यह भी दिखा दिया है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा 400 के पार लगातार कह रही है, वहीं बीजेपी का अहंकार टूट रहा है और जनता बीजेपी को तड़ी पार करेगी। 400 उन्होंने 500 के पार नहीं कहा। अब तो भाजपा 400 के पार भूल गई है, क्योंकि लोगों ने कहा अच्छा तुम 400 के पार, तुम्हारा दूर करेंगे हम अहंकार, कर देंगे तुमको तड़ी पार। कर दिया सत्ता के तड़ी पार हमको। बीजेपी में कांग्रेसियों का आना जारी है और अब उनके आपसी रिश्ते भी बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय का दिनेश धने पर टीएसडीसी में करोड़ों के ठेके वाली बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो खबर उड़ रही है, बीजेपी ऐसे बातों को नहीं मानती। अगर पार्टी में ऐसी बातें होती हैं तो संगठन इस पर सोच विचार करके एक्शन लेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने किशोर उपाध्याय और दिनेश धने को लेकर कहा
कि जिस तरह बीजेपी में दो नेताओं के बीच लेटर बम का खेल चल रहा है, बीजेपी को भी अपने अंदर झांकना होगा। वो उतना अच्छा है और भाजपा क्या भारतीय संस्कृति ये रही है कि हम बड़े परिवार में अपनी जो खुशियां हैं उनको हमेशा देखते हैं। तो न्यूक्लियर होना हमारी संस्कृति ही नहीं रही है। तो भाजपा का जितना बड़ा परिवार होगा उतना ज्यादा हर चीज का विस्तार होगा और राष्ट्र में हमें काम करने का उतना ज्यादा मौका मिलेगा। देहरादून में नगर निगम ने संपत्ति कर जमा नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। आईटी पार्क स्थित ऐसी 21 कंपनियों को कर भुगतान के नोटिस जारी किए गए हैं। इन कंपनियों पर अब तक तकरीबन 7 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। हालांकि ये कंपनियां सिडकुल को टैक्स देने का हवाला दे रही है। नगर निगम कर अधीक्षक पूनम रावत ने बताया कि सामान्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे नगर निगम ने अब सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की तैयारी कर ली है। आईटी पार्क क्षेत्र में निजी कंपनियों के कई भवन हैं। कुछ सरकारी संस्थानों को छोड़कर ज्यादातर कंपनियां नगर निगम को कर अदा नहीं कर रही हैं। नगर निगम ने ऐसी 21 कंपनियों को चिन्हित कर नोटिस भेजे हैं। आईटी पार्क की बड़ी कंपनियां हैं, उसमें से उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है हमारा, कोई सॉल्यूशन है, रैमटेक, ये बड़ी जो कंपनियां हैं उन पर हमने पिछली बार भी बिल जारी किया था, जबकि इनमें से एलआईसी और नाबार्ड ने अपना बिल जमा कर दिया था। इस बार 21 कंपनियों को हमारे द्वारा बिल जारी किए गए हैं। दून अस्पताल मरीजों को लेकर नियमितता बरत रही है। इस समस्या पर जब अस्पताल में आए मरीजों से बात की गई तो कमी का पता चला। अस्पताल में अपने माता को दिखाने आया बेटे ने बताया कि माताजी के लिए व्हीलचेयर की मांग की गई तो उसकी कमी बताई गई। अस्पताल के अंदर औषधि वितरण केंद्र में भी दवाओं की काफी कमी है। हल्द्वानी में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में इन दिनों डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं। हालात ये हैं कि उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित गंभीर मरीजों की तादाद बढ़ रही है। डायरिया के बढ़ रहे मामले अब तक जो संख्या है वो चिंता की कारण बन चुकी है। गर्मी शुरू हुई है और डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। सोबन सिंह जीनाबेस अस्पताल की ओपीडी में उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। यही हाल सुशीला तिवारी अस्पताल का है। डायरिया के केसेस जो हैं वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी आ रहे हैं और जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, बाल रोग विभाग में भी आ रहे हैं। और दोनों ही विभागों में लगभग ये मान के चलें कि 10 से 15 मरीज या 20 मरीज दोनों ही विभागों में प्रतिदिन आ रहे हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश जो हैं वो ज़्यादा गंभीर अवस्था में नहीं हैं और उनको जो है ओरल ट्रीटमेंट से ही एडवाइस किया जा रहा है। लेकिन कुछ मरीजों में क्योंकि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो उन्हें भर्ती करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो वर्तमान में आज की तारीख पे हमारे पास दोनों ही वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में भी 8 से 10 बच्चे। बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी से जसपुर में संक्रामक बीमारियां पैर पसारती जा रही है। डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियां पैर पसारती नजर आ रही है। सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालयों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। होती है, टाइफाइड फीवर है वो होता है और डेंगू या मलेरिया की जो संभावना जो है इस मौसम में ज़्यादा होती है। और लू लगने के कारण जो दिक्कत हो सकती है वो इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। तो इस संबंध में हमारे द्वारा पूरी तैयारी इसमें की गई है। सभी जो चिकित्सालय हमारे प्रोफेशनल जरिए इस संबंध में दिए गए हैं। तो मैं जनता से कहना चाहूँगा कि अगर भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो मास्क लगा कर रहें और अगर बाहर का कुछ खाना पीते हैं या शादी ब्याह में खाते पीते हैं तो सावधानी बरतें। कोई ऐसी कच्ची या पानी वाली ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे इन्फेक्शन फैल सकता है। बच्चों को भी खासकर पानी उबाल कर दें और जो भी सलाद या इस तरह की चीज़ें हैं वो ना दें।
पौड़ी पुलिस ने एसएसबी भर्ती परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी बनकर धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त के भाई पूर्व फौजी को भी गिरफ्तार कर चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वाले मध्य प्रदेश के गिरोह का खुलासा किया गया है। इस संबंध में कमांडेंट केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र एसएसबी श्रीनगर आशीष कुमार ने 22 अप्रैल को कोतवाली श्रीनगर पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक गिरोह है जो कि यहाँ पे सरकारी नौकरी में भर्ती दिलाने के नाम पर पैसे लेती है और उसमें धोखाधड़ी करती है और धोखाधड़ी के आधार पर सरकारी नौकरी लगाने का काम करती है। इसमें हम लोगों ने कोतवाली श्रीनगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद एक अभियुक्त उसमें प्रकाश में आया जो कि मध्य प्रदेश से इस गिरोह को चला रहा था। उस अभियुक्त को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो कि यहाँ श्रीनगर में एसएसबी में नौकरी लगाने के नाम पर उसने कुछ अभियुक्तों से पैसे लिए थे और धोखाधड़ी। हल्द्वानी जिले के जंगल आग की चपेट में है। गर्मियां शुरू होते ही नैनीताल समेत कुमाऊं के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। नैनीताल, लदिया खान, जोलीकोट, मंगोली, खुरपाताल, देवीधुरा, भवानी, भीमताल, मुक्तेश्वर समेत आसपास के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लग रही है जिससे वन संपदा जलकर नष्ट हो रही है। वनाग्नि से चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। 15 फरवरी से 15 जून तक का फायर सीजन प्रदेश के जंगलों के लिए बेहद संवेदनशील होता है। नवंबर से अब तक प्रदेश में 350 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि वनाग्नि की तेजी से बढ़ती घटनाओं से वायु प्रदूषण में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वनाग्नि पर नियंत्रण करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही हमको फायर अलर्ट्स प्राप्त होते हैं तत्काल वन क्षेत्राधिकारियों को सूचित किया जाता है। वन क्षेत्राधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर स्टाफ के साथ फायर वॉचरों को भेजा जाता है और वनाग्नि पर नियंत्रण किया जाता है। और इसके अलावा हम लोग लगातार फायर लाइनों की सफाई कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में। तो फायर अलर्ट प्राप्त होते ही टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं और वनाग्नि को कंट्रोल करती हैं। पौड़ी गढ़वाल गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों के धधकने का सिलसिला शुरू हो गया है। वन विभाग की टीम जंगलों में लगी आग को बुझाने और आग पर काबू पाने के लिए संजीदा होकर काम कर रही है। वन विभाग वन संपदा को नुकसान से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने में भी जुटा हुआ है। उत्तराखंड में वनों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद वन विभाग आग को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा है। जंगलों में लगने वाली आग को लेकर मुख्यमंत्री ने भी विभाग को निर्देश जारी किए हैं। विभाग प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि तहसील, ब्लॉक और प्रभाग स्तर पर बैठकों के दौरान निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आए थे कि जहां पर इरादतन और शरारती तत्वों के द्वारा जो है आग लगाई गई कई जगहों पे, तो इसमें स्ट्रिक्ट निर्देश जो है अभी मीटिंग में भी दिए गए। मुख्य सचिव महोदय की मीटिंग जो हुई थी उनके द्वारा जो अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी उसमें भी निर्देश दिए गए। और आज तक हम लोगों ने ऐसे 4 वन अपराध जारी किए हैं जिसमें कि नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध जो है वन अपराध जारी किया गया है। आगे आने वाले समय में भी ये भी कहा गया है कि ये भी पता करें, एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी अपना डेवलप करें कि किस प्रकार से जो है ये आग, अगर कोई ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझ के लगाई है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी आग है उसको बहुत ज़्यादा कोई विकराल रूप ना फैलने दे। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो है 24 घंटे के अंतर्गत ही उस आग को जो है बुझाया जाए। अल्मोड़ा मुख्यालय से लगे ग्राम गोलना करडिया में युवा कल्याण विभाग की ओर से बनाया गया हेल्थ फिटनेस सेंटर बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस हेल्थ फिटनेस सेंटर के आसपास कोई भी सुरक्षा दीवार या जाली नहीं लगाई गई है, जिससे वहां
गिरने का भय बना रहता है। आपको बता दें कि सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में युवाओं के लिए हेल्थ फिटनेस सेंटर, ओपन जिम खोले गए हैं, लेकिन कई जगह ओपन जिम सवालों के घेरे में है। ग्राम सभा गोलनाकड़ा के अंतर्गत उसके 4 दीवारी पे नहीं है, सुरक्षा दीवार नहीं है और कभी भी वहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लगभग उसकी जो हाइट है कभी 30 फीट की समथिंग में है और वहीं पर नजदीक में एक स्कूल है तो स्कूल के बच्चे भी वहां पर खेलने के लिए आते हैं और कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर एक गाय गिर गई तो लगभग उसको 5 दिन के बाद उसको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू तब किया गया जब दाएं बाएं फोन घुमाए गए, जिला प्रशासन के और नगर प्रशासन को बताया गया, तब जाके गाय का रेस्क्यू किया गया। इसलिए मैं जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के सम्मुख में उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यहाँ पर ग्राम सभा गोलनाकड़ा के जो फिटनेस सेंटर है उसकी चारों तरफ 4 सुरक्षा दीवार होनी चाहिए। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री बद्रीनारायण का जिस तिल के तेल से श्रृंगार किया जाता है, उस तिल के तेल का गाड़ू घड़ा नरेंद्र नगर राजमहल से अपने प्रथम पड़ाव ऋषिकेश पहुंचा। श्रद्धालुओं के दर्शनों को गाड़ू घड़ा रेलवे स्टेशन के निकट चेला चेतराम धर्मशाला में रखा गया है। गाड़ू घड़ा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ धर्मशाला में पहुंची। श्रद्धालु गाड़ू घड़ा के आगे शीश झुकाकर भगवान श्री बद्रीनारायण का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 11 मई तक गाड़ू घड़ा विभिन्न पड़ावों से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचेगा और कपाट खुलने के बाद भगवान श्री बद्री विशाल का इस तेल से भव्य श्रृंगार किया जाएगा। कलश यात्रा, ये जो गाड़ू घड़ा है, जब कपाट खुलेगा और 6 महीने भगवान की नित्य प्रति महाभिषेक पूजा होगी तो उस पूजा में इस गाड़ू घड़ा में भरा हुआ जो तिल का तेल है, उस महाभिषेक पूजा में भगवान बद्री विशाल की पूजा में यही तेल प्रयुक्त होगा। यह तेल बीते हुए कल 25 अप्रैल को टिहरी नरेश के राज दरबार नरेंद्र नगर में महारानी साहिबा और अन्य सुहागिन महिलाओं के द्वारा तिलों का तेल पिरो करके इस घड़े में रखा गया है। भव्य शोभा यात्रा के साथ 2 चरणों में बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। पहले चरण में नरेंद्र नगर से ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, श्रीनगर, गढ़वाल होते हुए डिमरी पुजारियों का, जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय हैं, डिमरी पुजारियों का मूल ग्राम डिम्बर पहुंचेगा 28 अप्रैल को और कुछ समय 1 हफ्ता वहां पे 1 हफ्ता 8-10 दिन वहां पे श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में। चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने यात्रा पर जाने वाली बसों की लॉटरी डाली, जिसमें यात्रा पर पहली बस यातायात कंपनी की जाएगी। यात्रा शुरू होने के प्रथम दिन 150 से अधिक बसों की यात्रा मार्ग पर जाने की उम्मीद है। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने यात्रा मार्ग पर जाने वाले वाहनों की लॉटरी निकाली। समिति के अध्यक्ष नवीन रमोला ने बताया कि यात्रा को लेकर परिवहन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। हमारी तैयारियां पूर्ण है। दिसंबर से हमारी तैयारी चारधाम यात्रा के लिए शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो रखी है। हमारी 2200 बसें चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रा के सफल संचालन के उनकी प्रतीक्षा में अतिथि देवो भव का। एवं उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।